हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, अब तक अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं। अपन ने दूसरा पेपर स्टार्ट किया है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। बहुत ही आसान सा पेपर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अब तक अपने 2 क्लास हुई हैं उनमें आपको जो बातें बताई गई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप उन पर गौर करना अच्छे से और समझ के पढ़ना, क्योंकि देखिए वो चीज़ें थी बेसिक, और कोई भी काम हो, कोई भी कार्य हो, उसके लिए उसका बेस तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो कार्य अच्छे से संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। और जो अब तक अपनी दोनों क्लास चल रही है उसमें मैंने जो आपको बोली है वो सब आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने कहा नाम अवकल समीकरण है, लेकिन इसका हल है वो समाकलन करने पे प्राप्त होगा, तो आपको समाकलन ज्ञात होने चाहिए। अब समाकलन आपने 12th में अच्छे से पढ़े तो वो सब आपको पता होना चाहिए, चाहे वो त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित हो, चाहे वो चरघातांकी e की पावर x, चाहे वो बीजगणितीय फलन x e की पावर x, कुछ भी हो, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह, आप समझ गए होंगे। तो मतलब ये है कि समाकलन आपको आना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से पूछ ले। पेपर का नाम अवकल समीकरण है, लेकिन समाकलन भी चलेगा। समाकलन से ही ज्ञात होगा अवकल समीकरण का हल, क्योंकि अवकल समीकरण है तो वो dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में दी जाएगी और मान ज्ञात करना पड़ेगा y का। अब dy बाई डी एक्स से y का मान कैसे ज्ञात होगा? समाकलन तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर सिंपल वे में समझे तो dy बाई डी एक्स का एक बार समाकलन, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार समाकलन। अच्छा, तो होगा नहीं 2 बार समाकलन कर दिया। कुछ विधियां हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है, लेकिन समाकलन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो समाकलन आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बात इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया है, आप इसी को ध्यान में रखें। ओके, तो अब तक अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं। अपनी जो यूनिट है उसके अंदर पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण। उसको अभी ये जो टॉपिक है स्टार्ट नहीं किया अपन ने। अब तक अपन ने जो पढ़ा है वो अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा है, उसकी परिभाषा, कुछ एग्जाम्पल देखें, फिर उसके प्रकार, साधारण अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, और फिर इम्पोर्टेंट अवकल समीकरण की कोटि व घात। सारे प्रकार के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, चाहे वो समाकलन का चिन्ह हटाना हो, अपोज में हो, इनटू में हो, घात में 4/3, 5/3, इस तरीके से मतलब p/q के रूप में हो। इस तरीके के आपको जितने हो सकते थे, जितने क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, वो लगभग कंप्लीट करा दिए। फिर भी यदि कुछ रह जाते हैं, एक लाइन क्वेश्चन है, देखिए कुछ है ज़्यादा नहीं है, तो आपको भी अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए आप अवकल समीकरण की बुक खरीद सकते हो, साथ साथ में आपको भी करने पड़ेंगे एग्जाम्पल और क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं, यदि सारे करवाने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो आप साथ साथ में इसको करते जाओगे, जितना मैं बोलूँगा उतने आपको भी एक साथ साथ में एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो जो आपकी कोटि और घात के एग्जाम्पल रह गए हैं, जो कि एक एक लाइन का है, मतलब आपको देख रहे हैं उस तक अवकलज कितनी बार हुआ, उसकी घात कितनी है, बस इतना सा तो देख रहे हैं, आसान सा काम है। तो वो सब आप करोगे। ठीक है, आप जितना करोगे उतना ही ज़्यादा आपके समझ में आएगा। तो ये अब तक अपनी 2 क्लासें हो चुकी है। ठीक है, अब प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण हम पढ़े हैं, उससे पहले एक मेरा छोटा सा टॉपिक और है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि ये जो आज का अपना टॉपिक है, इसके बारे में जब अपन आगे अगर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तब ये और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए क्या होता है। ठीक है, क्योंकि देखो 0 से तो अच्छा है कि हम थोड़ा बहुत ऊपर होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सुनोगे, नाम तो सुनने जाएगा, पता तो लगेगा क्या होता है। ठीक है, न होने से बेहतर है कुछ हो जाएगा। ओके, तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है व्यापक हल। व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन। एक ही बात है, व्यापक हल या पूर्ण हल। कोई भी अवकल समीकरण है उसका व्यापक हल किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए परिभाषा, फिर देख लेते हैं। तो
देखिए एक ऐसी अवकल समीकरण, एक ऐसी अवकल समीकरण, अब अवकल समीकरण आपको पता है क्या होता है, ठीक है, जिसके हल में, जिसके हल में यानी हल हम ज्ञात कर चुके हैं, और वो हल ज्ञात होगा कैसे, वो बात की बात है, अलग अलग प्रोसेस है, आप केवल एक बार इतना समझिए, तो जिसके हल में मतलब उसका अपन ने हल ज्ञात कर लिया, तो उसके हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या, उसके हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचर मतलब जो कांस्टेंट हम अपनी तरफ से लेते हैं C1, C2, C3 इस प्रकार से, ठीक है, ये अपन यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे C1, C2, C3, आवश्यकता पड़ने पर एक कांस्टेंट लेना हो तो C ले लेंगे, 2 लेना हो तो C1, C2, 3 लेना हो तो C1, C2, C3 इस प्रकार से, तो इनको क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर है ये, ठीक है, और स्वेच्छ का मतलब है हम अपनी इच्छा से ले रहे हैं, और भी कुछ ले सकते हैं, D, D1, D2, D3 इस तरीके से, उसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर। मैंने क्या बोला, एक ऐसी अवकल समीकरण जिसके हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या, यहाँ सुनना स्वेच्छ अचरों की संख्या, वो 2 है, 3 है, 1 है, ठीक है, स्वेच्छ अचरों की संख्या है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होनी चाहिए, और अवकल समीकरण की कोटि यानी उच्चतम अवकलज की कोटि के बराबर होनी चाहिए। समझ गए, बस इतना सा है, यानी 3 कांस्टेंट है तो अवकल समीकरण की कोटि भी 3 होनी चाहिए, 2 कांस्टेंट है तो अवकल समीकरण की कोटि भी 2 होनी चाहिए, 1 कांस्टेंट है अवकल समीकरण की कोटि भी 1 होनी चाहिए। सिंपल सिंपल भाषा है, समझ में आ गई, ठीक है, लिख देते हैं, आप भी इसको नोट कर लीजिए साथ साथ में। क्या लिखेंगे, किसी अवकल समीकरण के हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या, किसी अवकल समीकरण के हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या किसके बराबर हो, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो। उस अवकल समीकरण के कोटि के बराबर हो, तो उस हल को क्या बोलेंगे, व्यापक हल, पूर्ण हल, जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। तब उस हल को अवकल समीकरण का कौन सा हल बोलेंगे, व्यापक। कंडीशन ध्यान में रखिए, है ना, जितने भी उसमें अचर है उनकी संख्या अवकल समीकरण के अंदर कोटि देख लीजिए, कोटि आप अच्छे से देख सकते हो, दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि अवकल समीकरण की कोटि 2 है तो अचर 2 ही होने चाहिए, अवकल समीकरण कोटि 3 है तो यहाँ पे अचर भी कितने होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए। अब हल होगा किस प्रकार से, वो अभी धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, लेकिन उसमें देखिएगा जितने कांस्टेंट आते हैं उतने क्या विद्यमान रहेंगे, अवकल समीकरण की कोटि में, ठीक है, तो उस हल को क्या बोलोगे, व्यापक हल या पूर्ण हल, ठीक है, क्लियर पॉइंट।
इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, क्या है, व्यापक हल के एक से अधिक रूप हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो अपने पास कोई हल आ गया और अपन ने देख लिया कि कौन सा हल है, व्यापक हल है। एक से अधिक रूप मतलब जो एक अपने पास आया है और उसको अपन किसी दूसरे रूप में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, और उसका कोई हल, और हल देखो याद करना वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इसके हल की। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि उसको एक से अधिक रूप में इस प्रकार लिखते हैं। तो कोई अपन एक ले लेते हैं हल और फिर उसको चेंज करके उसको दूसरे रूप में लिख देते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा, जो भी आपका है व्यापक हल उसके एक से अधिक रूप हो सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे काम में आती जाएंगे। हेडिंग डालिए और ये परिभाषा अच्छे से लिखिए और साथ में ये पॉइंट में नोट कीजिए। ओके, इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये क्या है, कोई व्यापक है। मान है y का क्या है, ये व्यापक है। ठीक है, अगर अवकल समीकरण होती तो dy by dx डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस रूप में होती। तो y का मान है, देखो मैंने अपनी तरफ से कोई मान लिखा है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ये क्या है, कोई व्यापक है। अब आप एक बार इसको इतना समझ सकते हो, आगे देखिए अपन करेंगे जब क्वेश्चन प्रूव करेंगे तो चीज प्रूफ हो जाएगी। एक बार आप समझ लीजिए थोड़ा सा, दो कॉन्स्टेंट है c1 और c2। ठीक है मेरी बात, c1 c2 दो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये जिस समीकरण का व्यापक हल है उस समीकरण की जो कोटि है वो दो है, यानी d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर के रूप में है, उसमें अधिकतम अवकलज। ठीक है, इतना आप समझ सकते हो एक बार। ठीक है, ये चीज़ आप है ना तभी सोच पाओगे जब इस पर अधिक से अधिक आप अपना चिंतन कर सकते। ओके, तो कई बार चीज़ों को उल्टा करके भी सोचना पड़ता है, विपरीत जहाँ समाप्त होती है वहाँ से भी सोचना पड़ सकता है। ओके, तो ये देखिए, अब ये कोई हम बात कर रहे थे एक से अधिक रूप की, यानी इसी को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, देखिए c1 c2 कोई कांस्टेंट है,
C1 C2 क्या है, कोई कांस्टेंट है, अचर है, तो इनको अपन किन्हीं अन्य अचरों के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। जो अचर होते हैं पद, उनकी एक विशेषता आप अच्छे से सुन लीजिए कि उन अचरों को किन्हीं अन्य अचर पदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यदि C1 इज इक्वल टू C cos t और C2 इज इक्वल टू C sin t, ये भी अचर, ये भी अचर, तो इनका जो पूरा मान ले वो भी अचर ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो C1 का मान लिया C cos t, C2 का मान लिया C sin t, तो यहाँ पे C और D है वो क्या है, अचर है, ये अचर है, ये अचर है, cos D भी अचर रहेगा, जब D अचर है तो sin D भी अचर, ये अचर, ये अचर, इनका मल्टीप्लाई भी अचर ले सकते हैं, यानी कोई चर पद नहीं होना चाहिए अक्ष y z के रूप में, सिंपल सी बात ये है, तो नहीं रहेगी अपने पास। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो भी आपके अचर पद है इनको आप अन्य अचर पदों के रूप में, जो कि यहाँ पे अपन ने दो पदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है, प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, भाग में भी ले सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, इस तरीके से ये मान अपने को लेने पड़ेंगे। देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है ना तब भी हो पाएगा जब आप इसकी कल्पना कर पाओगे, इसके बारे में सोच पाओगे, चिंतन कर पाओगे। फॉर्मूला नहीं है कोई भी, आप अपनी मर्जी से, जैसे ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, लेकिन अपना कोई भी आ सकता है जो व्यापक हल, तो उसको आपको अपनी इच्छा से इस तरीके से कुछ कांस्टेंट लेके लेने होंगे, और ये तब भी दिए जाएंगे तब जब आप इनके बारे में सोच पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो जितना सोच पाओगे उतना ही हो पाएगा। ठीक है, सोचिए, हो सके उतना सहायता करने के लिए हम हैं। ठीक है, तो सोचना आपको पड़ेगा। देखिए आगे, तो देखिए ये मान यदि इसमें अप्लाई करोगे आप तो मान कितना आएगा, हो जाएगा। तो C1 उसकी जगह C cos t, cos 2x ऐसे का ऐसे, C2 उसकी जगह C sin t, sin 2x ऐसे का ऐसे। अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें C कॉमन आ जाएगा। तो देखिए C कॉमन आ जाएगा तो मान कितना बचेगा, cos 2x cos t प्लस sin 2x sin t। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा, cos A cos B प्लस sin A sin B, देखिए सेम है, 2x d d, यहाँ cos के रूप में, यहाँ पे sin के रूप में, तो त्रिकोणमितीय फलन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos A cos B प्लस sin A sin B cos A माइनस B, cos A माइनस B, तो इसका मान कितना हो जाएगा, cos 2x minus t, y is equal to c cos 2x minus t। व्यापक हल का अन्य रूप, व्यापक हल का अन्य रूप। देखिए जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया उसका सॉल्यूशन ये है, ये आपका कोई भी व्यापक हल मैंने अपनी इच्छा से लिया है, ये कौन समीकरण का है, कहाँ से आएगा, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, ये जब अभी आगे आएगा सब क्लियर हो जाएगा। अभी अपने को ये बताना है कि व्यापक हल उसके एक से अधिक रूप है वो किस प्रकार लिखे जा सकते हैं,
तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसकी सहायता से आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए C1 C2 कोई दो कांस्टेंट है इसमें, इसका मतलब आप सोच सकते हैं ये जिस भी अवकल समीकरण का हल है उसकी कोटि 2 है। ओके, हो जाएगा। फिर C1 C2 की जगह आपको स्वयं से कोई ना कोई मान लेने पड़ेंगे। एक बार मैंने बता दिया, दूसरी बार आप खुद सोच सकते हो, यदि इस तरीके की इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये अप्लाई करोगे, हल करोगे, ये आ जाएगा। इसमें भी देखो C और D क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, C और D कांस्टेंट है, और C और D है किससे संबंधित है, C1 और C2 से संबंधित है। इसका मतलब ये और ये भी क्या हो, एक दूसरे से संबंधित होंगे, क्योंकि C और D C1 C2 से किसी न किसी प्रकार से संबंधित जरूर है। ठीक है, तो ये जो मैंने लाइन लिखवाई, ये व्यापक हल के एक से अधिक रूप हो सकते हैं। तो ये उस लाइन का प्रूफ समझ सकते हो आप किसी एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कैसे नोट कर लीजिए, समझ में होना चाहिए, अच्छे से नोट कीजिए। नेक्स्ट परिभाषा आज की क्लास की विशिष्ट हल, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए व्यापक हल से ही विशिष्ट हल प्राप्त होगा। क्या परिभाषा होती है विशिष्ट हल की, देखिए थोड़ा सा चेंज करना है। जो अभी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा व्यापक हल y = C1 cos 2x + C2 sin 2x, इसमें क्या करना है, जो आपके कांस्टेंट है चाहे वो दो है, जिसमें दो ही है C1 C2, ठीक है, हालांकि उसका दूसरा रूप लिखा उसमें भी दो ही थे C और D। आपको याद क्या रखना है विशिष्ट हल के लिए कि जो हल आता है, कौन सा हल, व्यापक हल आता है अवकल समीकरण का, उसमें जो कांस्टेंट होते हैं, स्वेच्छ अचर होते हैं, उनका यदि हम मान ज्ञात कर देते हैं, यानी कोई कंडीशन साथ में आपको दी जाएगी, एग्जाम्पल होंगे, क्वेश्चन होंगे, आप देखते जाइएगा, तो जो कांस्टेंट के मान ज्ञात हो जाएंगे, जैसे मान लो C1 का मान 2 आ गया, ठीक है, C2 का मान 4 आ गया, इस तरीके से अपन ने मान ज्ञात कर दिया मान लो, ठीक है। तो जो मान ज्ञात कर देते हैं उसके बाद जो हल होता है उसको कौन सा हल बोलते हैं, विशिष्ट हल। ओके, सिंपल सी परिभाषा है, आराम से हो जाएगी। क्या करना है, जो व्यापक हल आएगा उसमें स्वेच्छ अचर जरूर आएंगे, चाहे 1 आए 2 आए 3 आए, उन स्वेच्छ अचरों के मान ज्ञात कर देने हैं, बस कौन सा हल हो जाएगा, विशिष्ट हल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है, नोट कर लीजिए। किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में, किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों, क्या लिखोगे, स्वेच्छ अचरों का मान ज्ञात करने पर प्राप्त हल, ज्ञात करने पर प्राप्त हल अवकल समीकरण का
विशिष्ट हल कहलाता है। अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। ठीक है, हो जाएगा। इसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों का मान ज्ञात करने पर, हम ज्ञात कैसे होगा बात की बात है, आप एक बार बड़ी बात समझिए। मान ज्ञात करने पर जो प्राप्त हल होगा उस हल को क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। ठीक है, जैसे ये अभी हमने लिखा कोई व्यापक हल, और ये भी मान लो कोई कंडीशन है, कोई और प्रोसेस है, उसकी सहायता से अपन ने मान ज्ञात कर दिया। मान लो तो C1 है, उसका मान अपन ने ज्ञात कर दिया 2 और C2 का मान 3। एक इमेजिन, एक कल्पना के तौर पे मैं मान यहाँ पे लिख रहा हूँ, और भी बहुत सारे मान अपने को पता हो सकते हैं। अपने को एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझना है, परिभाषा समझनी है कि क्या होता है। देखिए यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, C1 की जगह 2, तो y इज इक्वल टू 2 cos 2x, C2 की जगह 3 sin 2x। ये आपके सामने दोनों में अंतर, दोनों के परिभाषाएं, ये व्यापक हल और ये विशिष्ट हल। अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि व्यापक हल क्या होता है, विशिष्ट हल क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके सामने है दोनों के परिभाषाएं, एग्जाम्पल, सब कुछ। ओके, तो कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो परिभाषाएं थी, व्यापक हल और विशिष्ट हल। हम उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आई। आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर वो क्वेश्चन करते हैं व्यापक हल के ऊपर आधारित। ठीक है, यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए। देखिए, एक एग्जाम्पल है, सिंपल सी बात है, जिससे आप आसानी से समझ जाओगे कि तो व्यापक हल की अपन ने परिभाषा लिखी है, उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं अचरों के बारे में, उससे थोड़ा और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक, देखिए, वह अवकल समीकरण याद कीजिए, यानी आपको याद करना है अवकल समीकरण। तो उसकी
जैसे डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आएगी। वो किस तरीके से आती है वो बात अलग है। जिसका व्यापक हल है ये दे रखा है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। देखिए जो आगे अपने क्वेश्चन है उनमें आपको अवकल समीकरण दी जाएगी और क्या ज्ञात करना होगा, व्यापक हल ज्ञात करना होगा। यहाँ पे उसका क्या है, जस्ट विपरीत है। जस्ट क्या है, विपरीत है। तो ज़्यादा नहीं यहाँ पे, 2-3 क्वेश्चन है बस इतना ही है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि जस्ट विपरीत है। अवकल समीकरण ज्ञात करनी है, व्यापक हल दिया गया है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ओके, देखो इतने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है a और b, तो कोई चर है, ठीक है। तो a और b इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अवकल समीकरण की कोटि है वो 2 कितनी होगी, 2 होगी, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के रूप में आएगी अवकल समीकरण, ठीक है। तो ये कहाँ से पता लगाओगे, व्यापक हल की परिभाषा से पता लगाओगे। अब ये पता चल गया कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में आएगी, तो इसका मतलब यहाँ से इसका आपको 2 बार अवकलन करना है। केवल क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। कैसे पता लगाया, 2 कांस्टेंट है, अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो एक बार अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, दूसरी बार करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। एक बार अवकलन करेंगे इसका सबसे पहले, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान आप आसानी से लिख सकते हो। ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर का 2x और बी एक्स का b हो जाएगा, समीकरण 2, ठीक है। एक बार और कर दीजिए, उन्हें समीकरण 2 का उपयोग करने पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 2x का 2a हो जाएगा और प्लस b 0, तो मान कितना रहेगा, 2a आ जाएगा, समीकरण 3। इस प्रकार 3 इक्वेशन अपने पास आ गई। एक व्यापक हल दी भी थी और 2 बार अवकलन कर दिया, dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इन तीनों समीकरणों की सहायता से अपने को ज्ञात क्या करनी है, अवकल समीकरण। तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे ज्ञात करोगे, उसके बारे में भी बताएंगे। पहले आप यहाँ तक इसको लिख लीजिए। देखिए इसको आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखना है, इसको साइड में लिख दिया। ये अपने पास 3 इक्वेशन है और इनकी सहायता से अपने को अवकल समीकरण याद करनी है जिसकी कोटि 2 होगी, ध्यान में रहे। ओके, तो देखो जो आरएचएस में पता उनकी बात करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, 2x प्लस बी और 2a। आपको करना क्या है, कैसे ज्ञात होगी
वो अवकल समीकरण क्या होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए RHS वाले पदों को हटाना है प्लस माइनस करके कैसे भी। क्या करना है, जो RHS में विद्यमान पद है उनको हटाना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे भी करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्वयं को सोचना पड़ेगा कौन सी समीकरण को किसमें से जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई करें, तब जाके ये पद कैंसिल होंगे। ठीक है, तो आसान काम नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि उसकी सहायता से आपने इनको कैंसिल कर दिया। सोचना पड़ेगा है ना, किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें से इसको जोड़ें, घटाएं, है ना, तब जाके कैंसिल हो पाएगा। तो जितना सोच पाओगे उतना ही हो पाएगा। ठीक है, तो सरल चीज़ में भी देखो कई बार मुश्किलें आ जाती है, परेशानी आ जाती है। ओके, तो ये परेशानी नहीं है, वैसे तो ये वो चीज़ें जो आपके ज्ञान को ना बढ़ाएंगे। ठीक है, सृजनात्मक एक चीज़ होती है, सृजन का मतलब होता है नई चीज़ का विकास करना, और वो तभी हो पाता है जब आप सोच पाते हो किसी चीज़ के बारे में। ये नहीं फॉर्मूला है उसकी सहायता से ज्ञात कर दिया, कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी विकास नहीं हुआ। जैसे a+b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसकी सहायता से कोई मान ज्ञात कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं सीखी आपने। ठीक है, नई चीज़ कब सीखी, इस प्रकार की किस्मों में आपने स्वयं से इसको हल किया, आपने स्वयं से इसको सोचा कि मैं इस समीकरण को इससे मल्टीप्लाई करूँ, मैंने देखो ये पद इसको और है ना कौन चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि ये पद इसमें आ जाए, इसमें से इसको मैं आगे घटा दूँ, ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। स्वयं ने सोचा आपने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सृजनात्मक विकास। क्या बोलते हैं, सृजनात्मक विकास, वो आपका होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आगे नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि हर जगह फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मिल गया उसकी सहायता से आपने पढ़ लिए, पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। ओके, इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए और अच्छे से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतना इस चीज़ के बारे में गहन अध्ययन, गहन सोचने की ज़रूरत है आपको। ओके, देखिए इधर सबसे पहले देखिए अक्स स्क्वायर का पद है, अक्स का पद है, वो स्टैंड को छोड़िए, अक्स का पद है और इसमें तो अक्स है, अक्स स्क्वायर। तो देखो अक्स स्क्वायर का पद है, इसमें है कि नहीं है। तो इन दोनों में से ये सोचिए कि अक्स स्क्वायर का पद है वो कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो देखो यहाँ से तो तब प्राप्त होगा जब इसको दोनों तरफ अक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, और कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ से कैसे प्राप्त हो सकता है, यहाँ से प्राप्त हो सकता है अक्स स्क्वायर का पद, बस इसको दोनों तरफ आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, अक्स से मल्टीप्लाई करना है। देखो आप यदि इसको अक्स से मल्टीप्लाई करते हो 2x स्क्वायर, और अपने पास क्या है, ax स्क्वायर है, इसका मतलब कैंसिल तो नहीं होगा। देखो थोड़ा सा सोचो, 2x स्क्वायर और ये ax स्क्वायर, आप यदि इसको अक्स से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, ये पद बन जाएगा 2x स्क्वायर, और ये अपने पास क्या रहेगा, ax स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से भी इसको भी क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम पद बना नहीं बना, ठीक है, बन गया। अब इसमें से इसको आप ना घटा सकते हो आसानी से, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप यदि इसको ना 2 से गुणा करते हो तो ये 2bx बन जाएगा, एक पद और तो है ना, कौन सा पद बन जाएगा, 2bx। तो 2bx सोचिए कहाँ से प्राप्त हो सकता है, देखो इससे प्राप्त हो सकता है, b है और 2x, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2x से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2bx, 2bx से 2bx कैंसिल। अब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 4ax स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 4ax स्क्वायर। अपने पास क्या है, 2x स्क्वायर है, तो फिर भी 2x स्क्वायर रहेगा, यानी ऑटो सब कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे बन सकता है 2x स्क्वायर, 2a है, x स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए कौन से में से किसको घटाना है। ओके, तो जितना आप सोच सकोगे उतना ही कर पाओगे, सीधी सी बात। देखिए समीकरण 1 है, उसको देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा 2x स्क्वायर 2bx। ओके, ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ये h तो कैंसिल होगा, ये 2bx, ये 2bx, ये प्लस का तो ये माइनस का लेना ही पड़ेगा। माइनस
समीकरण 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? देखो b है तो 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2x कैंसिल हो जाएगा। अब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आप यदि इसको 2x से मल्टीप्लाई करते हो तो 4x स्क्वायर कैंसिल कौन होगा? 2x स्क्वायर, ये माइनस का फिर भी रह जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर यहाँ से बना लेंगे, 2a है इसको x स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये प्रोसेस, अब ये प्रोसेस है, ये किसी फॉर्मूले, किसी या सूत्र की सहायता से नहीं प्राप्त होगा। ये आपके दिमाग के ऊपर जो भी आप यदि सोचोगे तो हो जाएगा, नहीं सोच पाए तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो देखिए समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके LHS लिख देते हैं 2y माइनस है तो माइनस, समीकरण 2 इसको 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x dy बाई dx, प्लस है तो प्लस, समीकरण 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर dy बाई dx हो गया। ये LHS हो गई समीकरण 1, 2 और 3। इसी प्रकार आया तो हो जाएगी। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 से। x स्क्वायर प्लस 2bx, ओके। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2x से, लेकिन ध्यान है बाहर क्या है? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का होगा तो 2x से मल्टीप्लाई करोगे 4ax स्क्वायर, माइनस का 4ax स्क्वायर, इन प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का, मल्टीप्लाई किससे करा रहे हो? 2x से, तो माइनस का 2bx, लास्ट समीकरण 3 को किससे करा रहे हो? x स्क्वायर से, प्लस है तो प्लस का 2ax स्क्वायर। ये प्रोसेस देखिए कि आपने सही किया है नहीं किया। अब आप देख सकते हो 2ax स्क्वायर 4ax स्क्वायर प्लस का 4ax स्क्वायर माइनस का 2bx प्लस का 2bx माइनस का इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस का 2x dy बाई dx और प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखते हैं, ना कि ऐसे नहीं लिखते कभी। 2y माइनस 2x dy बाई dx स्क्वायर x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर, जो उच्चतम अवकलज है, जो कि अवकल समीकरण की कोटि है, उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में घटते हुए क्रम। देखो किसी चीज़ को आप कहोगे ये मुझे तो एक ही चीज़ है, हाँ एक ही चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ को लिखने का तरीका भी होता है, रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है, ठीक है, जिससे वो सही बने। तो ये तरीका है वो सही है। उसका मतलब फिर उससे कम, फिर उससे इधर 0। आप देख सकते हो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है? 2, ठीक है, 2 अचर थे तो कोटि भी कितनी है? 2। ओके, तो इस तरीके से कोई भी व्यापक हल दिया जा सकता है और अवकल समीकरण आपको ज्ञात करनी हो सकती है। जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण, ठीक है, ये अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन था व्यापक हल और अवकल समीकरण के ऊपर आता है, जिसमें जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे उससे विपरीत है। क्या व्यापक हल दिया गया है अवकल समीकरण ज्ञात करने,
आगे अपने को हर जगह देखिएगा, हर यूनिट में यही मिलेगा, अवकल समीकरण दे दी। अब वो अवकल समीकरण के रूप में अलग अलग हो सकते हैं और अपने को ज्ञात करना पड़ेगा व्यापक हल। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये एक सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था कि भाई उसका विपरीत, यानी व्यापक हल किया जाए और अवकल समीकरण ज्ञात करनी हो तो उसका क्या तरीका है। उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपने की सोचने की जो क्षमता है, क्षमता है वो कितनी है, कहाँ तक आप सोच पाते हो, उतना ही आप कर पाओ। ठीक है, तो देखिए अब मैं ये नहीं कहता कि ये केवल एक ही तरीका है, आप और भी बहुत सारे तरीके दे सकते हो। आपको जो मेरे कॉन्सेप्ट होता है वो सही होना चाहिए बस। ठीक है, और किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस कीजिए, बात अगर आंसर दूसरा आता है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन प्रोसेस है वो सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है वो सही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर किसी तरीके से लिख दिया ऐसे। ओके, तो ये है आपका व्यापक हल और उसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन। तो आज क्लास में अपना जो मैटर हुआ डिस्कस वो हुआ व्यापक हल, जिसको आप पूर्ण हल भी बोलते हैं, विशिष्ट हल। ठीक है, और ये आपका व्यापक हल के ऊपर आधारित एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और दिए गए हैं व्यापक हल के ऊपर आधारित, आप उनको करोगे। ठीक है, से यही तरीका है। ठीक है, अपने को हटाना है, देख लीजिए कितने अक्षर हैं, उतनी 40 के ऊपर समीकरण प्राप्त होगी। बुक होनी चाहिए आपके साथ में, साथ साथ में एग्जाम्पल करते जाइए। ओके, अभी यहाँ से और कोई क्वेश्चन होगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। ओके, तो जो एग्जाम्पल रह गए हैं, ठीक है, इसके ऊपर आधारित, व्यापक हल के ऊपर आधारित, तो वो आप ओके, ये बात यहीं पे समाप्त होती है। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई अभी भी कि व्यापक हल है उसके एक से अधिक रूप हो सकते हैं। जैसे अभी अपन ने दो रूप लिखे, एक C1 C2 में था, एक C और D में था। हालांकि उसके लिए C और D और C1 C2 में संबंध जरूर था कुछ ना कुछ। ठीक है, तो एग्जाम में देखिए हो सकता है आप पहला रूप लिखो और आंसर है वो दूसरे रूप में आ रहा हो सकता है आप दूसरा रूप लिखो और एग्जाम में वो जो आंसर है वो पहले रूप में आ रहा हो। तो इस चीज़ से आप ध्यान सुन लीजिएगा, बार बार इस चीज़ की शिकायत आती है, बार बार पूछा जाता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को कि इस चीज़ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने यदि पहले वाला रूप कर दिया है, यानी C1 C2 वहाँ तक हल कर दिया है, तो दूसरा रूप यदि आप अप्लाई करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो गलत नहीं माना जाएगा। आप ये कहोगे हम तो पहले तक करें या हम दूसरे तक भी जाएं। ठीक है, वो केवल इसलिए है कि कई लोग, कई स्टूडेंट ये हैं कि ये आया कैसे। ठीक है, ये सोचते हैं ना ये आया कैसे, हमें जानना है, तो बस उसके लिए है। ठीक है ना, यदि आप जानना चाहते हो, सोच सकते हो कि ये हाँ जी इसको अपन आज कैसे लिखें, एक नई चीज़ अपने को सीखने को मिलेगी, तो आपके लिए है। और मैं चाहता हूँ कि वो आपके लिए हो, क्योंकि आप उससे नई चीज़ सीखोगे। नहीं यहाँ तक आ गया, अब कौन करेगा, छोड़ो इसको, हम तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली है, देखो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आजीवन है वो आप सीखते हो, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हो, चाहे आप आज जिस लेवल पे हो कल को और कोई लेवल बड़ा होगा, कहीं पे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप, मेरा ये मानना है कि व्यक्ति रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वो कहीं से कुछ भी सीखे, ताउम्र सीखेगा और जब तक वो जीवित रहेगा। कोई उम्र नहीं है 20 40 60 80 जितनी भी हो जाए। ठीक है, ये मेरा मानना है, ये साइको बोलती है, ये मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। ओके, खैर वो बात अलग है। तो मैं ये कहना चाहता था कि तो एक से अधिक रूप वाली बात है, उस चीज़ पे आप गौर कीजिएगा। ठीक है, यदि आप पहला रूप कर दोगे सही हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। दूसरे रूप तक करोगे अच्छी चीज़ रहेगी, आपने कुछ सीखा। ओके, तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा। अभी इसके जो एग्जाम्पल रह गए एक दो, वो आप करने की कोशिश करोगे। ओके, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगली क्लास में कुछ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।